हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्ना सागर फोकस इंग्लिश क्लास 6 से चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है केटी वॉक्स अगेन। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। केटी कर्ल इज़ अ 12-year old गर्ल। केटी कर्ल एक 12 साल की लड़की है। शी हैज़ एन एक्सीडेंट एंड हैज़ टू यूज़ अ व्हील चेयर फॉर सम टाइम। उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसे थोड़े समय के लिए व्हील चेयर यूज़ करना पड़ता है। रीड अबाउट हाउ केटी शोज ग्रेट करेज एंड डिटर्मिनेशन टू स्टैंड अप ऑन हर ऑन एंड वॉक अगेन। चलिए हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि केटी कितना हिम्मत दिखाती है, कितना साहस दिखाती है, कितना डिटर्मिनेशन, कितना दृढ़ निश्चय दिखाती है और अपने पैरों पर अपने आप खड़ी हो जाती है और फिर से चलने लगती है। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसके मीनिंग्स को लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। One day, Clover and Elsie were busy downstairs and were startled by the sound of Katie's bell ringing in a sudden and agitated manner. बताया गया है कि एक दिन क्लोवर और एल्सी नीचे किसी काम में व्यस्त थे, तभी अचानक से केटी के घबराए हुए अंदाज में बेल बजाने का साउंड आता है और उस साउंड को सुनकर क्लोवर और एल्सी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एकदम चौंक से जाते हैं। बोथ रैन अप टू सी व्हाट वाज वांटेड। क्लोवर और एल्सी दोनों दौड़ करके ऊपर जाते हैं देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ था। केटी सैट इन हर चेयर लुकिंग वेरी फ्लस्ड एंड एक्साइटेड। केटी अपने चेयर पे, अपने व्हील चेयर पे बैठी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा फ्लस्ड, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी। फ्लस्ड कहने का मतलब एक्साइटमेंट से उसका चेहरा लाल सा हो गया था। Oh girls, she exclaimed, what do you think? I stood up. केटी इन दोनों लड़कियों क्लोवर और एल्सी से कहती है कि अरे लड़कियों, ये देखो, तुम्हें क्या लगता है, मैं खड़ी हो गई हूँ। ये देखो, मैं तो खड़ी हो गई हूँ। What? cried क्लोवर एंड एल्सी। क्लोवर और एल्सी चिल्लाकर कहते हैं कि क्या क्या कह रही हो। I really did. I stood up on my feet by myself. केटी कहती है कि हाँ, मैं सचमुच में खड़ी हो गई थी, मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ी हो गई थी, वो भी खुद से। The others were too astonished to speak, so Katie went on explaining. अब ये जो दोनों लड़कियां थीं, क्लोवर और एल्सी, ये जानकर कि केटी अपने पैरों पर खुद से खड़ी हो गई थी, ये दोनों इतने हैरान हो गए थे कि कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे थे। इसलिए केटी अब फिर से और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, उन्हें समझाती है। केटी कहती है इट वॉज ऑल एट वंस, कि ये अचानक से हो गया। तुम्हें लगता है, यू सी, तुम्हें पता है ये अचानक से हो गया। सडनली आई हैड द फीलिंग दैट इफ़ आई ट्राइड आई कुड, एंड ऑलमोस्ट बिफोर आई थॉट आई डिड ट्राई एंड देयर आई वॉज अप एंड आउट ऑफ द चेयर। मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है केटी। केटी कहती है पता है, मुझे ये एहसास हो रहा था कि अगर मैं खड़ा होने की कोशिश करूं, अगर मैं उठने की कोशिश करूं तो मैं उठ जाऊंगी, और मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं खड़ी हो गई, और जब मैं खड़ी हुई तो मैंने देखा कि मैं अपने पैरों पे सचमुच में खड़ी हो गई थी और मैं चेयर से, कुर्सी से बाहर निकल गई थी। ओनली आई केप्ट होल्ड ऑफ द आर्म ऑल द टाइम। बस मैंने सिर्फ जो चेयर का आर्म होता है उसको सिर्फ पकड़ा हुआ था, बाकी मैं अपने पैरों पर अपने आप खड़ी हो गई थी। आई डोंट नो हाउ आई गॉट बैक। मुझे नहीं पता कि वापस मैं फिर से कैसे बैठ गई। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मतलब मैं अपने आप को खड़ा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। ओ गर्ल्स, सेइंग दिस केटी बरीड हर फेस इन हर हैंड्स। और ये कहते हुए केटी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेती है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी। डू यू थिंक आई शैल एवर बी एबल टू डू इट अगेन, शी आस्क्ड लुकिंग अप विद वेट आइज। अब केटी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वो ऊपर, मतलब क्लोवर और एल्सी की तरफ देखते हुए कहती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम दोनों को लगता है कि मैं फिर से ऐसा कर पाऊंगी। ओके, लेट्स सी। वाई ऑफ कोर्स यू विल, सेड क्लोवर। क्लोवर कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल कर सकती हो। एल्सी डांस्ड अबाउट। एल्सी तो इस बात को सुनकर लगभग झूम ही रही थी। क्राइंग आउट एंग्सियसली, बी केयरफुल, डू बी केयरफुल। एल्सी नाच रही थी, झूम रही थी और चिल्लाकर एंग्सियसली, मतलब केटी के लिए चिंता दिखाते हुए कह रही थी कि हाँ, सावधान रहो, डू बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा सावधान रहो। केटी ट्राइड बट द स्प्रिंग वॉज गॉन। केटी ने कोशिश की फिर से खड़ी होने के लिए, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाई
इस बार उसका एक्साइटमेंट कहीं गायब सा हो गया था। सी कुड नॉट मूव आउट ऑफ द चेयर, वो इस बार अपनी कुर्सी से बाहर नहीं निकल पाई, वो खड़ी नहीं हो पाई at all. She began to wonder if she had dreamed the whole thing. अब यहाँ पर केटी सोचने लगती है कि क्या होता यदि वो इन चीज़ों के बारे में अच्छे से प्लान किया होता कि उसे कैसे खड़ा होना है। But the next day when Clover happened to be in the room, लेकिन अगले दिन जब क्लोवर एक रूम में थी, एक कमरे में थी, she heard a sudden exclamation. तो फिर क्लोवर ने एक अचानक से एक आवाज़ को सुना, एक एक्सक्लेमेशन को सुना। देखो, एक्सक्लेमेशन एक प्रकार का इमोशन हो सकता है जो कि हम लोग ज़ोर ज़ोर से चीख कर चिल्ला कर कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, ओ माई गॉड, ओ माई डियर, ओ माई लव, इस तरह की चीज़ें एक्सक्लेमेशन के अंदर आती हैं। तो क्लोवर को इस तरह की एक आवाज़ सुनाई देती है जब वो एक कमरे में थी। टर्निंग अराउंड शी सॉ केटी स्टैंडिंग ऑन हर फीट। अब यहाँ पर हमें पता चला कि क्लोवर जो है वो केटी के ही कमरे में थी, और जब वो अचानक से वो आवाज़ सुनती है तो जब वो पीछे मुड़ करके देखती है तो वो देखती है कि केटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। पापा पापा श्रीक्ड क्लोवर रशिंग डाउन स्टेयर्स। अब जैसे ही क्लोवर केटी को अपने पैरों पे खड़ा हुआ देखती है तो वो नीचे की तरफ सीढ़ियों से होकर नीचे की तरफ दौड़ी हुई जाती है और पापा पापा चिल्लाते हुए अपने पापा को बुलाती है। डॉरी, जॉन, एल्सी, कम एंड सी, मतलब वो सभी को, अपने फैमिली के सभी मेंबर्स को चिल्लाती है, पुकारती है और कहती है कि आओ देखो कि जो केटी है वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। पापा वॉज आउट, पापा बाहर थे, बट ऑल द रेस्ट क्राउडेड अप एट वंस, लेकिन घर के जो दूसरे मेंबर्स थे वो सब वहाँ पर आ जाते हैं और एकदम भीड़ सी लग जाती है। दिस टाइम केटी फाउंड नो ट्रबल इन डूइंग इट अगेन, और इस बार केटी को दोबारा से अपने व्हील चेयर से बाहर निकलने में, खड़े होने पर ज़रा सा भी परेशानी नहीं होती है। वो इस बार बड़े ही आराम से व्हील चेयर से उठकर दोबारा खड़ी हो जाती है। इट सीम्ड एज इफ हर विल हैड बीन एस्लीप एंड नाउ दैट इट हैड वोकन अप। ऐसा लग रहा था कि उसकी जो चाहत थी, उसकी जो इच्छा थी, जो पहले जो है लगभग सो गई थी, अब वो जग गई है, उसकी इच्छा जग गई है और वो अब आराम से अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही थी। द लिम्स रिकॉग्नाइज इट्स ऑर्डर्स एंड ओबेड देम। उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स थे, उसके बॉडी के जो लिम्स थे, वो उसके ऑर्डर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे थे और उसे ओबे कर रहे थे। ओके, व्हेन पापा केम इन, जब पापा कमरे के अंदर आए, ही वॉज एज एक्साइटेड एज एनी ऑफ द चिल्ड्रन। तो वो भी उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड थे जैसे कि उनके दूसरे बच्चे एक्साइटेड थे केटी को देखकर, केटी को अपने पैरों पर देखकर। ही वॉकड राउंड एंड राउंड द चेयर। अब पापा जो हैं वो केटी के व्हील चेयर के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, क्वेश्चनिंग केटी एंड मेकिंग हर स्टैंड अप एंड सिट डाउन। वो पापा क्या कर रहे हैं, पापा जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होते हैं या बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, केटी के चेयर के चारों तरफ घूम रहे हैं, उससे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खड़ी हो जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर खड़ी हो जाओ, इस तरह की चीज़ें उससे करवा रहे हैं। Am I really going to get well? She asked almost in a whisper. अब यहाँ पर केटी हल्की आवाज़ में, एक बुदबुदाहट के साथ, एक फुसफुसाते हुए आवाज़ में कहती है कि क्या मैं अब ठीक होने वाली हूँ? क्या मैं अब ठीक हो रही हूँ? क्या मैं अब सचमुच में ठीक हो जाऊँगी? Yes, my love, I think you are, replied Dr. Kerr. डॉक्टर कर कौन है? तो डॉक्टर कर शायद उसके फादर हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मेरी जान, माई लव, तुम बिल्कुल क्या हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। None of the children had ever before seen Papa behave so like a little boy. और यहाँ पर बताया गया है कि घर के किसी भी बच्चे ने पापा को एक लड़के की तरह, एक छोटे से बच्चे की तरह बिहेव करते हुए पहले कभी भी नहीं देखा था। मतलब पापा केटी को अपने पैरों पर जब दोबारा खड़े हुए देखते हैं तो वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। But pretty soon, noticing Katie's burning cheeks and excited eyes, he calmed himself, sent all the others away and sat down to soothe and quiet her with gentle words. यहाँ पर पापा नोटिस करते हैं कि केटी के जो चीक्स हैं वो बर्न कर रहे हैं। मतलब एक्साइटमेंट में केटी के जो चेहरे हैं वो लाल हो गए हैं। केटी ने बहुत ही ज़्यादा उम्मीद पाल लिया था। बहुत ही जल्द वो सोच रही थी कि अब बहुत ही जल्द वो ठीक हो जाएगी और अपने पैरों पे चलने लगेगी, दौड़ने लगेगी। इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो इस चीज़ को पापा ने नोटिस किया
और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो दूसरे लोग थे वहाँ पर उनको कह दिया कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। और फिर पापा ने केटी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने तो सबसे पहले अपने आप को शांत किया और फिर केटी को समझाने की, उसे शांत करने की कोशिश की। पापा केटी से क्या कहते हैं, आई थिंक इट इज़ कमिंग माई डार्लिंग। वो कहते हैं कि हाँ माई डार्लिंग, मुझे लग रहा है कि इट इज़ कमिंग, कि अब तुम ठीक हो रही हो, अब तुम क्या हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। ही सेड बट इट विल टेक टाइम, लेकिन तुम्हें ठीक होने में थोड़ा सा समय तो लगेगा। एंड यू मस्ट हैव अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस, और तुम्हें ज़रूर बहुत ही ज़्यादा सब्र करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखना चाहिए। ओ पापा सेड केटी, इट्स नो मैटर इफ़ इट टेक्स अ ईयर, ओनली इफ़ आई गेट वेल एट लास्ट। केटी भी बहुत ज़्यादा समझदार लड़की है। वो कहती है अरे पापा कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे ठीक होने में साल भर ही क्यों ना लग जाए, फ़र्क इससे पड़ता है कि मैं आखिरकार ठीक हो जाऊंगी। बाय द एंड ऑफ अगस्त के अंत तक, सी हैड ग्रोन सो स्ट्रॉन्ग दैट सी बिगन टू टॉक अबाउट गोइंग डाउन स्टेयर्स। अब अगस्त जैसे जैसे ख़त्म हो रहा था, उसके एंड तक केटी अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी कि वो इस बारे में भी बात करने लगी थी कि वो अपने कमरे से निकल करके चल करके सीढ़ियों से होकर नीचे तक जाएगी। बट पापा सेड वेट, लेकिन पापा कहते नहीं, ठहरो, अभी इतना जल्दी नहीं है। इट विल टायर यू मच मोर देन वॉकिंग अबाउट ऑन अ लेवल, ही एक्सप्लेन्ड। और पापा केटी को एक्सप्लेन करते हैं, नहीं बेटा रुक जाओ, अभी थोड़ा दिन और इंतज़ार कर लो, थोड़ा दिन और वेट कर लो, क्योंकि जब तुम सीढ़ियों से चलकर नीचे जाओगी तो यह तुमको और ज़्यादा थका देगा। क्योंकि जब हम समतल भूमि पर चलते हैं, प्लेन भूमि पर चलते हैं या प्लेन फ्लोर पर चलते हैं तो उतना थकावट नहीं होता है, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं या उतरते हैं तो हमें ज़्यादा थकावट होता है, इसलिए थोड़ा सा और वेट कर लो। यू हैड बेटर पुट इट ऑफ अ लिटिल वाइल, तुम्हें ये प्लान थोड़े समय के लिए और रोकना पड़ेगा। टिल यू आर क्वाइट श्योर ऑफ योर फीट, जब तक कि तुम्हें अपने पैरों पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा नहीं हो जाता। आई थिंक सो टू सेड क्लोवर। क्लोवर कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि केटी तुम्हें थोड़ा देर और थोड़ा समय के लिए और वेट करना चाहिए। एंड बिसाइड्स, और हाँ उसके अलावा, आई वॉन्ट टू हैव द हाउस ऑल पुट इन ऑर्डर एंड मेड नाइस बिफोर योर शार्प आइज सीट। क्लोवर कहती है कि और हाँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि इससे पहले कि तुम अपने कमरे से निकलो और नीचे की कमरे को जाओ और देखो, तुम्हारी नज़रें नीचे के कमरों को देखे, मैं चाहती हूँ कि कमरा जो है वो ऑल पुट टुगेदर हो, कमरे की सफाई हो जाए, कमरे अच्छी तरह से सेट कर लिए जाएं। ओह आई विल टेल यू, सच अ ब्यूटीफुल आइडिया हैज़ कम इन टू माई हेड। तभी क्लोवर कहती है अच्छा रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे दिमाग में एक बहुत ही शानदार आइडिया आया है। यू शैल फिक्स अ डे टू कम डाउन केटी, कि तुम्हें एक दिन फिक्स करना चाहिए, तुम्हें एक दिन फिक्स करना होगा कि उस दिन तुम अपने कमरे से निकल करके सीढ़ियों से होकर के नीचे आओगी। एंड वी विल बी ऑल रेडी फॉर यू, और हम सभी लोग तुम्हारे लिए क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। वी विल हैव अ सेलिब्रेशन अमॉन्ग आवर सेल्व्स, और उस दिन हम लोग अपने बीच एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी रखेंगे, एक छोटा सा पार्टी भी रखेंगे। दैट वुड बी जस्ट लवली, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, बहुत ही ज़्यादा लवली एंड प्यारा होगा। हाउ सून मे शी पापा। तभी क्लोवर अपने पापा डॉक्टर कर से कहती है कि पापा वो मतलब ये जो मैं कह रही हूँ कि केटी अपने कमरे से वापस निकल करके नीचे आए और हम लोग एक पार्टी करें, तो केटी इसको कितना जल्दी कर सकती है, केटी इसको कब कर सकती है। वेल इन 10 days आई शुड से इट माइट बी सेफ। तो पापा कहते हैं कि ठीक है, मुझे लगता है कि 10 दिनों के बाद हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यह ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। 10 days, that will bring it to the 7th of September, won't it? said Katie. केटी कहती अच्छा तो 10 दिन के बाद, तो इसका मतलब है कि 10 दिन के बाद हम लोग, हमारे पास 7th of September होगा, मतलब 10 दिन के बाद 7 सितंबर होगा। Then पापा, if I may, I'll come downstairs the first time on 8th. फिर केटी कहती है ओके पापा ठीक है, अगर 10 दिन के बाद आप कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो मैं 7 सितंबर को न करके मैं 8 सितंबर को नीचे आऊँगी। इट वॉज़ ममाज़ बर्थडे क्योंकि आप जानते हैं 8th of September को मम्मी का बर्थडे भी है। सी एडेड इन अ लोअर वॉइस, वो हल्की से आवाज़ में ये बात कहती है कि उस दिन दो बहुत ही
ऑस्पिशियस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे हो जाएगा। एक तो मेरे लिए कि मैं सीढ़ियों से चल कर के अपने पैरों से चल कर के नीचे आऊँगी, और दूसरा कि उस दिन मम्मी का बर्थडे भी है, तो वो दिन हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसलिए मैं 8 सितंबर को अपने कमरे से निकल कर नीचे आऊँगी। सो इट वॉज सेटल्ड, तो इस तरह से इसको अब फिक्स कर लिया गया था, सेटल कर लिया गया था। क्लोवर सीम टू बी वेरी बिजी ऑल द रेस्ट ऑफ द वीक। अब उस हफ्ते के पूरे वीक में, पूरे के पूरे दिन में क्लोवर बहुत ही ज़्यादा व्यस्त लग रही थी। उसे बहुत सारी प्रिपरेशंस, बहुत सारे अरेंजमेंट्स जो करने थे। सी वॉज हैविंग विंडोज़ वॉश्ड, वो विंडोज़ मतलब घर की खिड़कियाँ जो थी उसकी सफाई कर रही थी, सी सेड। बट दिस एक्सप्लेनेशन हार्डली अकाउंटेड फॉर हर लॉन्ग एब्सेंस एंड द मिस्टीरियस एक्सल्टेशन ऑन हर फेस। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, अकाउंटेड फॉर और फिर उसके बाद द मिस्टीरियस एक्सल्टेशन ऑन हर फेस। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्लोवर पूरे हफ्ते व्यस्त रही थी, और व्यस्त रहने का कारण वो बताती है कि वो घर की जो विंडोज़ हैं उसकी सफाई कर रही है, घर की सफाई कर रही है। लेकिन ये रीज़न सही नहीं है। जो एक मिस्टीरियस, जो एक रहस्यमयी एक्सप्रेशन, एक रहस्यमयी एक मिस्टीरियस एक्सल्टेशन जो उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, जो सरप्राइज़ की भावना किसके चेहरे के ऊपर दिखाई दे रही थी, क्लोवर के चेहरे के ऊपर दिखाई दे रही थी, वो उसका रीज़न ये नहीं था कि वो सफाई कर रही थी। मैं आपको ये कैसे समझाऊं, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है ये समझाना। कहने का मतलब है कि पूरे हफ्ते क्लोवर जो थी वो बिज़ी लग रही थी, और वो कह रही थी कि मैं बिज़ी इसलिए हूँ कि मैं घर की सफाई कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रीज़न सही नहीं था उसके बिज़ी होने का, क्योंकि उसके चेहरे पे एक अजीब प्रकार का रहस्य था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ छुपा रही थी। लेट्स सी, नॉट टू मेंशन certain sounds of hammering and swaying which came from downstairs। और यहाँ तक ये भी बात है कि घर की सफाई करने के साथ अलग अलग प्रकार के साउंड भी घर से आ रहे थे, जैसे कि हथौड़े की आवाज़, हैमरिंग, स्वेइंग, किसी चीज़ को इधर से उधर करने की आवाज़ नीचे से आ रही थी। मतलब ये भी सही है कि क्लोवर घर की सफाई भी कर रही थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ मिस्टीरियसली छुपा करके ज़रूर कर रही थी, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। The other children had evidently been warned to say nothing। और शायद जो क्लोवर कर रही थी वो बाकी बच्चों को भी पता था, लेकिन बच्चों को ये चेतावनी दी गई थी कि कोई भी केटी से ये बात नहीं बताएगा। At last it was the day of the important occasion। और आखिरकार वो उस important occasion का दिन आ ही गया। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन केटी को अपने कमरे से निकल करके नीचे आना था, और जिस दिन मम्मी का बर्थडे था। Katie said Clover, पापा इज़ कमिंग अप इन अ फ्यू मिनट्स टू टेक यू डाउन। क्लोवर कहती है, केटी कुछ ही मिनटों में पापा ऊपर आ रहे हैं तुम्हें नीचे लेकर आने के लिए। एंड नाउ पापा अपीयर्ड, और अब पापा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वेरी स्लोली दे ऑल वेंट डाउन स्टेयर्स, केटी लीनिंग ऑन पापा। धीरे धीरे सभी लोग सीढ़ियों से होकर नीचे जाते हैं, और केटी पापा के ऊपर लीन कर रही होती है, पापा के ऊपर हल्की सी झुकी हुई है, उनका सपोर्ट ली हुई है। ओह द फ्रंट डोर इज़ ओपन, said Katie in a delighted tone। How nice। Katie कहती है कि अरे सामने का दरवाज़ा खुला हुआ है, काफ़ी डिलाइटेड टोन में, काफ़ी खुश होकर कहती है, और कहती है कितना अच्छा है। And what a pretty table cloth, that's new since I was here। और केटी सबसे पहले टेबल क्लॉथ, टेबल के ऊपर जो क्लॉथ होता है जिसे कि हम लोग खाने के मेज़ पे लगाते हैं, तो उस टेबल क्लॉथ को देखकर वो कहती है कि ये जो टेबल क्लॉथ है वो कितना प्रिटी है, कितना सुंदर है। मुझे लग रहा है कि ये नया वाला है, मैंने इसे पहले नहीं देखा है, कि जब मैं नीचे थी तो ये वाला टेबल क्लॉथ नहीं था। डोंट स्टॉप टू लुक एट दैट, डोंट स्टॉप टू लुक एट दैट क्राइड फिल। तभी फिल है वो कहता है नहीं, उसे ज़रा ध्यान से देखो। डोंट स्टॉप to look at that, who seemed in a great hurry about something। और फिल जो है वो किसी न किसी जल्दबाजी में लग रहा था, उसे किसी न किसी बात की जल्दी थी। It isn't new, फिल कहता है कि जो टेबल क्लॉथ है वो नया नहीं है। It's been there ever and ever so long। ये वाला टेबल क्लॉथ तो वहाँ पर काफ़ी समय से पड़ा हुआ है। Come into the parlor instead। और तभी वहाँ पर केटी को कोई कहता है कि कहाँ पर आओ, पार्लर में आओ। पार्लर किसे कहते हैं? सिटिंग रूम को कहते हैं, जहाँ पर लोग बैठते हैं और आराम करते हैं, उसको हम लोग पार्लर कहते हैं। येस सेड पापा, पापा कहते हैं कि हाँ हाँ पार्लर रूम में आ जाओ।
डिनर इज़न्ट क्वाइट रेडी येट, डिनर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। यू विल हैव टाइम टू रेस्ट अ लिटिल आफ्टर योर वॉक डाउन स्टेयर्स, अब क्योंकि तुम सीढ़ियों से चलकर नीचे आई हो तो इसके बाद तुम्हें थोड़ा सा आराम भी कर लेना चाहिए। यू हैव बोर्न इट एडमिरेबली केटी, और पापा कहते हैं कि तुमने इसे बहुत ही शानदार तरीके से किया है, तुमने सीढ़ियों से चल करके ऊपर से जो नीचे आने का काम किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय किया है, बहुत ही अच्छे से किया है। आर यू वेरी टायर्ड, क्या तुम बहुत ज़्यादा थकी हो? नॉट अ बिट, रिप्लाइड केटी चीयरफुली, केटी जो है वो बड़ी ही हैप्पली, बड़े ही आनंद के साथ कहती है, मज़े के साथ कहती है, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। आई कुड डू इट अलोन, मैं तो यह अकेले भी कर सकती हूँ, मैं तो यह अकेले भी कर सकती थी। आई थिंक, जो कि मुझे लगता है। ओह, द बुक केस डोर हैज़ बिन मेंडेड, हाउ नाइस इट लुक्स, तभी वो बुक केस देखती है। बुक केस किसे कहते हैं? एक अलमीरा होता है जिसमें किताब रखे जाते हैं। तो वो कहती है कि अरे बुक केस के दरवाजे को सुधार दिया गया है, इसे मेंड कर दिया गया है। हाउ नाइस इट लुक्स, ये कितना अच्छा दिख रहा है। डोंट वेट, ओह डोंट वेट, रिपीटेड फिल इन एन एग्नी ऑफ इम्पेशेंस, एक बार फिर से फिल जो है वो कहता है नहीं, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, रुको रुको। और ऐसा लग रहा है कि फिल को अगेन किसी बात की जल्दबाजी है, उसके पास ज़रा सा भी सब्र या ज़रा सा भी धैर्य नहीं है। सो दे मूव्ड ऑन, सो दे मूव्ड ऑन, सो दे मूव्ड ऑन का मतलब होगा और इस तरह से वे लोग आगे बढ़ जाते हैं, अपने बातों को आगे बढ़ा देते हैं। पापा ओपन द पार्लर डोर, पापा क्या करते हैं? पार्लर डोर को खोलते हैं। केटी टुक वन स्टेप इनटू द रूम, केटी पहले अपने एक पैर को रूम में रखती है, देन स्टॉप, फिर वो रुक जाती है। द कलर फ्लैश्ड ओवर हर फेस, तभी अचानक से एक कलर उसके चेहरे के ऊपर चमकता है। एंड सी हेल्ड द डोर नॉब टू सपोर्ट हर सेल्फ, और वो अपने आप को सपोर्ट देने के लिए दरवाजे का जो नॉब होता है, दरवाजे का जो हैंडल होता है, उसको पकड़ लेती है। वॉट वॉज इट दैट शी सॉ, वो क्या था जिसको केटी ने देखा था, जो कि उसके चेहरे के ऊपर फ्लैश कर रहा था, चमक रहा था। नॉट मेयरली द रूम इटसेल्फ, बताया गया है कि जो चीज़ केटी के ऊपर चमक रहा था, उसके चेहरे के ऊपर, वो रूम की रोशनी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ रूम की रोशनी नहीं थी। विद इट्स फ्रेश कर्टन्स एंड वेजेस ऑफ फ्लावर्स, रूम में जो नए नए कर्टन्स, पर्दे लगाए गए थे, फूलों के गुलदस्ते रखे गए थे, उसकी भी रोशनी वो नहीं थी। तो फिर आखिर वो रोशनी जो उसके चेहरे पर चमक रही थी वो क्या थी? नॉट इवन द वाइड ब्यूटीफुल विंडो विच हैड बीन कट टुवर्ड द सन और द इन्वाइटिंग लिटिल काउच एंड टेबल विच स्टूड देयर, और ना ही वो जो रोशनी थी, वो जो फ्लैश था, वो खिड़की से आ रही थी, और बताया गया है कि खिड़की को सूरज की तरफ से खोला गया था, जहाँ से सूरज की रोशनी आती है उसकी तरफ से खिड़की खोला गया था, ना ही वो किसी सोफ़े या टेबल से आने वाला कोई फ्लैश था। एविडेंटली फॉर हर, ये इस प्रकार का कोई भी फ्लैश नहीं था। तो फिर आखिर वो जो फ्लैश आ रहा था वो क्या था? नो देयर वाज समथिंग एल्स, नहीं, वहाँ पर कुछ और था जिसको देखकर केटी भी क्या हो जाती है? हैरान हो जाती है। द सोफ़ा वॉज पुल्ड आउट, कमरे से सोफ़ा को हटा दिया गया था। एंड देयर अपॉन इट सपोर्टेड बाय पिलोज ले कज़न हेलो, सॉरी वन सेकेंड, द सोफ़ा वॉज पुल्ड आउट, सोफ़ा को हटा दिया गया था। एंड देयर अपॉन इट, और वहाँ उसके ऊपर, सपोर्टेड बाय पिलोज, पिलोज जो तकिया होते हैं उसको सपोर्ट लेकर ले कज़न हेलन जो है उसके ऊपर लेटी हुई थी। हर ब्राइट आइज वर टर्न टुवर्ड्स द डोर, और उसकी चमकदार आंखें, कज़न हेलन की चमकदार आंखें दरवाजे की तरफ घूमी हुई थी। व्हेन शी सॉ केटी शी हेल्ड आउट हर आर्म्स, और जैसे ही कज़न हेलन ने केटी को देखा उसने अपनी बाहें फैला ली थी। वो केटी को गले लगाना चाहती थी। आप ये सीन यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं लोग। Clover admitted afterwards that she never was so frightened in her life as at this moment. Clover जो है वो बाद में एडमिट करती है कि वो इससे ज़्यादा कभी भी नहीं डरी थी अपने लाइफ में। केटी फॉरगेटिंग हर वीकनेस, केटी अपनी वीकनेस भूल जाती है। लेट्स गो ऑफ पापाज आर्म एंड एब्सोल्युटली रन टुवर्ड द सोफ़ा। वन सेकेंड, क्या मैं इसमें कुछ मिस कर रहा हूँ? लेट मी सी। सी हेल्ड आउट हर आर्म्स, नहीं, बिल्कुल ठीक है, हम लोग सही पढ़ रहे हैं। ओके,
Clover admitted afterwards that she never was so frightened in her life as at this moment. केटी इस बात को एडमिट करती है, वन सेकेंड, क्लोवर इस बात को एडमिट करती है कि वो लाइफ में इससे ज़्यादा कभी भी घबराई हुई नहीं थी, कभी भी ज़्यादा डरी हुई नहीं थी. केटी फॉरगेटिंग हर वीकनेस, केटी अपनी वीकनेस भूल जाती है. लेट गो ऑफ पापाज आर्म एंड एब्सोल्युटली रैन टुवर्ड द सोफ़ा. केटी पापा के बाजुओं को, उनके आर्म को छोड़ देती है और सोफ़ा की तरफ दौड़ने लगती है. ओ कज़न हेलन, डियर कज़न हेलन, सी क्राइड, चिल्लाने लगती है, अरे मेरी प्यारी कज़न, मेरी प्यारी बहन. सी क्राइड, इस तरह से वो चिल्लाने लगती है. देन सी टम्बल डाउन बाय द सोफ़ा समहाउ, और फिर वो अचानक से सोफ़ा से किसी न किसी प्रकार से टकरा जाती है, लड़खड़ा जाती है. द टू पेयर्स ऑफ आर्म्स एंड द टू फेसेस मेट एंड फॉर अ मोमेंट और टू नॉट अ वर्ड मोर वॉज हर्ड फ्रॉम एनीबडी. अब यहाँ बताया गया है कि दो जोड़ी हाथ, दो जोड़ी चेहरा एक साथ मिलता है, एक साथ टकराता है और थोड़ी देर के लिए कोई कुछ भी नहीं बोलता. कहने का मतलब केटी और कज़न हेलन एक दूसरे को क्या करते हैं, हग करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं. अ परफेक्ट हब ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्सक्लेमेशन बिगिन. देखो, हब ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है कई सारे सवाल एक ही समय में पूछना. अब दोनों जब एक दूसरे को गले लगाते हैं तो दोनों एक दूसरे से कई सारे सवाल एक ही साथ पूछने लगते हैं. कज़न हेलेंस गोइंग टू स्टे 3 weeks दिस टाइम इजंट दैट नाइस आस्क्ड एल्सी. तभी एल्सी कहती है कि सुनो, कज़न हेलन इस बार यहाँ पर 3 हफ्ता रुकने वाली है, यह कितना अच्छा है ना. वाइल क्लोवर एंग्सियसली क्वेश्चन, तभी क्लोवर बहुत ही एंग्सियसली एक्साइटेड होकर सवाल पूछती है, आर यू श्योर दैट यू डिडंट सस्पेक्ट नॉट वन बिट. अब ये सारा का सारा कमाल जो है वो क्लोवर का है. क्लोवर ने ही कज़न हेलन को सरप्राइज़ देने के लिए, केटी को सरप्राइज़ देने के लिए कज़न हेलन को बुलाया था. और क्लोवर पूछती है कि क्या तुम्हें इस बात को लेकर ज़रा सा भी शक नहीं हुआ कि मैं कुछ कर रही हूँ, ज़रा सा भी नहीं. नॉट द लीस्ट टाइनी वीनी माइट. यहाँ पर केटी कहती है नहीं, ज़रा सा भी नहीं, मुझे इस बात का ज़रा सा भी शक नहीं हुआ कि तुमने कज़न हेलन को मुझे सरप्राइज़ देने के लिए बुलाया है. नो इंडीड नॉट द लिस्ट, नहीं बिल्कुल भी नहीं. हाउ कुड आई सस्पेक्ट एनी थिंग सो परफेक्टली डिलाइटफुल. केटी कहती है कि मैं किसी भी इतने मज़ेदार चीज़ के बारे में, इतने आनंददायक चीज़ के बारे में कैसे सोच सकती हूँ. एंड सेइंग दिस केटी गेव कज़न हेलन अ रैप्चरस किस. और ये कह के केटी कज़न हेलन को किस करती है. सेड सच अ शॉर्ट डे एज दैट सीम्ड. वो दिन कितना छोटा लग रहा था. जब किसी ख़ास दिन में आपके साथ चीज़ें अच्छी हो रही हो, वो दिन आपके लिए अच्छा जा रहा हो, तो वो दिन आपको छोटा लगने लगता है. खुशियाँ जो इतनी हमें मिलने लगती है. देयर वॉज सो मच टू सी, टू आस्क अबाउट, टू टॉक ओवर, दैट द आवर्स फ्लू एंड इवनिंग ड्रॉप्ड अपॉन देम ऑल लाइक अनदर ग्रेट सरप्राइज. देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी केटी के पास, बात करने के लिए, पूछने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, और इन सभी चीज़ों में घंटे घंटे गुजरते गए और अचानक से क्या हो गया, शाम हो गया, इवनिंग हो गया. कज़न हेलन वॉज परहैप्स द हैप्पीएस्ट ऑफ द पार्टी. और उस पार्टी में सबसे ज़्यादा हैप्पी कौन था, तो कज़न हेलन थी. Besides the pleasure of knowing Katy to be almost well again, she had the additional enjoyment of seeing for herself how many changes for the better had taken place during the 4 years among the little cousins she loved so much. यहाँ पर बताया गया है कि कज़न हेलन सबसे ज़्यादा खुश थी, और उनके खुश होने का 2 रीज़न था, 2 सबसे बड़ा कारण था. पहला कारण ये था कि वो उसने जान लिया था कि केटी अब लगभग ठीक हो गई है, और उसके अलावा उसने ये देखा था कि उसके जो दूसरे कज़न्स हैं, उसके जो दूसरे भाई बहन हैं, वो अब पहले से कितने ज़्यादा बदल गए हैं, और उनका ये जो बदलाव हुआ है वो सही तरीके से हुआ है, वो अच्छाई के लिए हुआ है. और इन सभी चीज़ों को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है. और बताया गया है कि कज़न हेलन अपने दूसरे भाई बहनों से, अपने दूसरे कज़न से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं. ओके. Dear Katy, she said a day or two after her arrival. अपने आने के 1 या 2 दिन के बाद कज़न हेलन कहती है, प्यारी केटी, दिस विज़िट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू मी. ये मेरा जो विज़िट है वो मेरे लिए बहुत ही आनंददायक है. इट इज़ सच अ कॉन्ट्रास्ट टू द लास्ट आई मेड. और ये मेरा जो विज़िट है वो पिछले वाले विज़िट से बिल्कुल अलग है. पिछली बार जब मैं आई थी, यू वर सो सिक, पिछली बार जब मैं आई थी
तो तुम बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। एंड एवरीबॉडी वॉज सो सैड, और हर कोई क्या था, बहुत ही ज़्यादा उदास था तुम्हें लेकर। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, जब मैं आई हूँ तो तुम भी ठीक हो गई हो और सभी लोग मस्त हैं, सभी लोग हैप्पी हैं। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें मेरा पुराना वाला पहला वाला विज़िट याद है? इंडीड आई डू, केटी कहती है हाँ बिल्कुल मुझे याद है। एंड हाउ गुड यू वर एंड हाउ यू हेल्प मी, आई शैल नेवर फॉरगेट दैट। और तुम कितनी अच्छी थी जब तुम पिछली बार आई थी, तुमने मेरा कितना मदद किया था, मैं उसे कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। आई एम ग्लैड बट वॉट आई कुड डू वॉज वेरी लिटिल। हेलन कहती है कि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने किया, लेकिन जो भी मैंने किया वो बहुत कम किया था मैंने। यू हैव बिन लर्निंग बाय योर सेल्फ ऑल दिस टाइम, और अभी इस समय में तुम सारी चीज़ें खुद से सीख रही थी, सारी चीज़ें खुद से सीख रही हो। एंड केटी डार्लिंग, और केटी डार्लिंग, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ प्लीज आई एम टू सी हाउ ब्रेवली यू हैव वॉकड योर वे अप। और फाइनली कज़न हेलन कहती है कि केटी डार्लिंग, मैं ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने कितनी बहादुरी से अपना काम किया है, तुमने अपने आप को कितनी बहादुरी से हौसला दिया है, और तुम ठीक हो गई हो, तुमने अपने मुश्किल समय को पार कर लिया है। आई कैन परसीव इट इन एवरीथिंग, मैं इस चीज़ को हर चीज़ में देख सकती हूँ, हर चीज़ में फ़ील कर सकती हूँ कि तुम्हारे ठीक हो जाने से सभी लोग कितने खुश हैं, सभी लोग कितने हैप्पी हैं, और सभी लोग कितने इमोशनल हैं, मैं हर चीज़ में फ़ील कर सकती हूँ। इन पापा, इन द चिल्ड्रन, इन योर सेल्फ। तुम्हारे ठीक होने की खुशी मैं पापा में महसूस करती हूँ, मैं दूसरे बच्चों में महसूस कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम में तुम्हारी खुशी महसूस कर सकती हूँ। यू हैव वोन द प्लेस ऑफ बीइंग टू एवरीबॉडी, यू हैव वन द प्लेस ऑफ बीइंग टू एवरीबॉडी द हार्ट ऑफ द हाउस। और तुमने सभी का दिल जीत लिया है, तुमने सभी के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई है कि लोग तुम्हें इस घर का हार्ट मानते हैं, लोग तुम्हें हार्ट ऑफ द हाउस कहते हैं, कि इस घर का दिल तुम हो, तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं है। ओ कज़न हेलन डोंट, सेड केटी, हर आइज फिल्ड विद सडन टीयर्स। अब ये सारी बातें सुनकर केटी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो कहती है कि अब बस करो कज़न हेलन, मुझे पगली रुलाओगी क्या? वो कहती है कि अब बस रहने दो, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। आई हैवंट बीन ब्रेव, केटी कहती है कि मैं उतना भी बहादुर नहीं हूँ। यू कांट थिंक हाउ बैडली आई समटाइम्स हैव बिहेव, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी कभी कितना बुरा बर्ताव करती थी, कि कभी कभी मैंने कितना बुरा बर्ताव किया है, तुम सोच भी नहीं सकती। इट्स टू डिलाइटफुल टू हैव यू प्रेज मी, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम मेरी प्रशंसा कर रही हो। बट यू मस्ट नॉट, लेकिन तुम्हें मेरी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। आई डोंट डिज़र्व इट, मैं इसे डिज़र्व नहीं करती। ऑल्दो शी सेड शी डिड नॉट डिज़र्व इट बट केटी डिड। अब फाइनली इस चैप्टर के एंड का जो लाइन है उसमें हमारी ऑथर का क्या नाम है, सुजन कॉलेज, वो कहती हैं कि हालांकि केटी कहती है कि वो अपनी प्रशंसा को डिज़र्व नहीं करती, लेकिन सच में वो प्रशंसा की हकदार थी, वो इस प्रशंसा को डिज़र्व करती थी। तो यहाँ पर इस तरह से ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये जो चैप्टर एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जिसे लिया गया है व्हाट केटी डिड से, और व्हाट केटी डिड एक नोवेल है, लिखा गया है सुजन कॉलेज के द्वारा। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये रहे वो सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि आपको आपके इस चैप्टर में दिए गए थे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इन्हें समझ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।